हेलो व्यूअर्स। तो फिलहाल मैंने अभी जस्ट आपको एक किताबों पर लेक्चर दिया था। वो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन ज़रूरी था रास्ता दिखाना। एक गाइड, एक टीचर का काम होता है रास्ता दिखाना। मैंने आपको रास्ता दिखाया। एक स्टेटमेंट है, भारत अरब नहीं है और हमारी यहाँ तादाद दाल में नमक के बराबर है। ये स्टेटमेंट इल्तुतमिश का ही है। जब उलेमाओं ने इल्तुतमिश से कहा कि वो भारत में इस्लाम या तलवार में से किसी एक को लागू करने की बात करे तो इल्तुतमिश ने साफ मना कर दिया। उसने कहा भारत अरब नहीं है और हमारी तादाद यहाँ दाल में नमक के बराबर है। ये स्टेटमेंट बताता था कि इल्तुतमिश जो कि है अपनी स्थिति, वस्तु स्थिति को अच्छी तरीके से जानता था। वो ये जानता था कि भारत जैसे हिंदूवादी अधिकांश हिंदू प्रजा के मन में यदि हम इस चीज़ों को लागू करेंगे तो क्या स्थिति हो सकती है। फिलहाल 30 अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश का निधन हो गया। उसके मरने के बाद एक तो वो अपनी सत्ता अपनी पुत्री को देना चाहता था, रज़िया बेगम। अब आप कहेंगे कि साहब रज़िया बेगम, अभी तो उसका एक लड़का और शेष था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह अय्याश टाइप का था और रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था वो इस काबिल भी नहीं था कि इल्तुतमिश उसे अपना शासक नियुक्त करे या अपना उत्तराधिकारी बनाए। तो उसने रज़िया बेगम को अपना उत्तराधिकारी बनाया और इसकी पुष्टि के लिए उसने चांदी के सिक्के भी ढलवाए। लेकिन इल्तुतमिश के जाने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद जो तुर्कान चहलगानी के सदस्य थे उन्होंने तुरंत उसकी इस बात की नाफरमानी कर दी और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह तुर्क दास्ती शाह तुर्कान का लड़का था और बाद में यह जो कि है शासक के रूप में स्थापित हो गया। सत्ता पाने के बाद हर आदमी मदमस्त होता है, यह होता है यदि वो अपने दिलो दिमाग को कंट्रोल नहीं करता। सत्ता पाने के बाद ये जो कि है काफ़ी अनकंट्रोल हो गया, अनियंत्रित हो गया और इसने क्या किया, अपना जो कि है अय्याशी का कार्य शुरू कर दिया। जगह जगह विद्रोह होने शुरू हो गए। इसकी माँ जो शाह तुर्कान थी वह स्वयं शाही परिवार का दमन करना शुरू कर देती। वह स्वयं जो कि है शाही परिवार के सदस्यों की हत्या कराना शुरू कर देती और इसी क्रम में उसने रज़िया की भी हत्या करने का प्रयास किया। हालांकि रज़िया बच गई। इसके बाकी भाइयों ने भी, यानी इल्तुतमिश के जो और लड़के थे उन लोगों में ने क्या किया कि रुकनुद्दीन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जगह जगह विद्रोह होने शुरू हो गए और अंत में एक ऐसा विद्रोह भड़का जिस विद्रोह की चिंगारी ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के जीवन की लीला को समाप्त कर दिया। उसके पूर्व रज़िया बेगम, चूँकि मैंने आपको बताया था कि जो फरियादी होता है वो लाल कपड़ा पहनता था, तो रज़िया बेगम चूँकि शाह तुर्कान स्वयं उसकी हत्या का प्रयास करती है और शाही परिवार दमन से आजिज हो जाता है। इसी बीच रज़िया एक मौका देखती है और मौका देखने के बाद वो तुरंत जो कि है लाल वस्त्र धारण करके मस्जिद में जाकर दिल्ली की प्रजा से हस्तक्षेप की मांग करती है। वो फरियाद करती है, दिल्ली की प्रजा उस हस्तक्षेप को स्वीकार करती है और रज़िया बेगम को गद्दी दिलाती है। रज़िया एक तरीके से कह सकते हैं कि मध्यकाल की पहली मुस्लिम शासिका बनी। अब चूंकि अब आपके मन में ये है कि क्या इससे पहले मुस्लिम महिलाएं शासक थी? हाँ थी, मिस्र में भी थी। रानी बिल्किस का नाम आता है, फारस में भी रही। तो ये कोई नई प्रणाली भारत में नहीं हुई, लेकिन हाँ उस समय भारत की स्थिति में ये बहुत बड़ी प्रणाली थी। इल्तुतमिश ने उस समय जो की है अपनी पुत्री को गद्दी पर बैठाने का एक बहुत बड़ा फैसला किया। तो हुआ ये कि रज़िया गद्दी पर बैठी और गद्दी पर बैठने के बाद उसने प्रारंभ तौर पर महिलाओं वाला कार्य नहीं किया। मतलब उसने दरबार में खुलेआम वो दरबार लगाती थी, कीबा और खुला यानी टोपी और चोगा पहन के दरबार में आती थी। यहाँ पर आपको बताएं कि रज़िया बेगम से ज़्यादा नाखुश तुर्कान चहलगानी के मेंबर्स थे। तुर्कान चहलगानी खासकर जो बूढ़ेवादी उलेमा वर्ग था
वो ये नहीं चाहता था कि रज़िया बेगम गद्दी पर बैठे, क्योंकि एक महिला के सामने सिर झुकाना एक पुरुष का वो थोड़ा सा कठिन प्रतीत होता है। रज़िया बेगम के सामने सर झुकाना, एक महिला के सामने सर झुकाना नागवार गुजर रहा था। रज़िया इस बात को जानती भी थी। फिर क्या हुआ कि रज़िया बेगम ने इन तुर्कों के अगेंस्ट, इन तुर्कों के खिलाफ उसने गैर तुर्की सदस्यों को क्या किया, परिचय देना शुरू किया। डॉक्टर इम्तियाज अहमद कहते हैं कि इस मामले में वो मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की अग्रगामी थी। यानी यही काम बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था और यही काम बाद में एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था कि उन्होंने गैर तुर्कों को परिचय प्रदान किया। रज़िया ने सबसे पहले काम किया, उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ये काम कंप्लीट किया। हालांकि ये जो गैर तुर्की थे वह उतने कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मेच्योर नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर मेच्योरिटी नहीं थी। इसके बावजूद रज़िया ने अपनी दरबार की स्थिति को मजबूत बनाए रखा। इसी समय दो काम, एक पहला काम मंगोलों के खिलाफ फिर एक दल आता है और वो फिर रज़िया से मदद मांगता है। रज़िया अपने पिता की नीति को ही फॉलो करती है, वो सीधे जो की है इस दल को, इस प्रस्ताव को नामंजूर कर देती है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत अभी भी शैशवावस्था में थी। दूसरी बात, भारत में रज़िया के समय पहली बार शिया सुन्नी दंगा हुआ। ये आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में कभी हिंदू मुस्लिम दंगा तुर्कों के समय नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन शिया सुन्नी दंगा हो गया था। ये भारत में पहली बार हुआ था, शिया सुन्नी दंगा रज़िया बेगम के कार्यकाल में। दूसरी बात, रज़िया बेगम के सिक्के भी जारी होते हैं। उमदत उल निस्मा के नाम से उसने सिक्के जारी किए थे। रज़िया बेगम से और तो खाली जो उसके सरदार थे वो रुश्त तो थे ही, और इसी व्यवस्था में सबसे पहला विद्रोह कबीर खान ने किया लाहौर में। उसके बाद ताबरहिंडा यानी भटिंडा का इक़्तिदार अल्तूनिया, उसने विद्रोह किया और इसी विद्रोह को दबाने के लिए वो उसको राजधानी से जाना पड़ा। वो निकली, लेकिन अल्तूनिया ने उसे कैद कर लिया और यहाँ पर जैसा कि षड्यंत्र था, यहाँ पर बहराम शाह को शासक बना दिया गया। रज़िया अल्तूनिया के साथ बाद में विवाह कर लेती है और दोनों की सेनाएं मिलकर पुनः दिल्ली पर अटैक करती हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी सम्मिलित सेना हार जाती है। अक्टूबर 1240 में कैथर नामक स्थान पर रज़िया की डाकुओं के द्वारा हत्या कर दी जाती है और इस प्रकार एक ऐसी नायिका के जीवन का अंत होता है जो यदि उसका संक्षिप्त शासनकाल अगर 3.5 साल या 4 साल का, 3 साल का ही था शासनकाल, यदि वो ज़्यादा दिन तक और अगर वो होती तो कहीं ना कहीं स्थिति कुछ और होती। यदि मैं तुलना करूं मुगल महिलाओं से, खासकर महामनगा जो कि पेटीकोट गवर्नमेंट को संचालित करती थी और बहुत बड़ी कह सकते हैं कि खिलाड़ी थी जिसने अकबर तक को दबा के रखा था। महामनगा और रज़िया बेगम में यही अंतर था कि रज़िया बेगम सरेआम दरबार में आकर राजनीति को डील करती थी, लेकिन महामनगा पर्दे के पीछे से हमेशा जो की है इन चीज़ों को डील करती थी। अगर रज़िया स्त्री नहीं होती, पुरुष होती, तो आज स्थिति कुछ और होती। दूसरा इल्ज़ाम जो उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया भी है कि रज़िया और याकूत के मध्य जो है अनैतिक संबंध, इसकी चर्चा कौन करता है? तो रज़िया और याकूत के मध्य जो संबंध है उनकी चर्चा करने वाला लेखक या इतिहासकार इसामी है। इसामी फुतवा सलातीन में सबसे पहले रज़िया बेगम और याकूत इन दोनों के अनैतिक संबंधों की चर्चा करता है। मैंने आपको बताया था कि फुतवा सलातीन में सबसे पहले चरखे का भी उल्लेख किया गया है, ये मैंने आपको अपने पूर्व लेक्चर में बताया। तो ये एक छोटा सा संक्षिप्त सा मैंने आपको बताया रज़िया बेगम के बारे में। रज़िया के बाद बहराम शाह चूँकि बैठा हुआ था,
बहराम शाह के समय ही सबसे पहले दिल्ली पर मंगोलों का हमला 1241 में होता है। ये पहली दफ़ा था कि मंगोल लाहौर के अंदर तक घुस गए और यहाँ पर तायर बहादुर जो मंगोल आक्रमणकारी था उसके नेतृत्व में सबसे पहला मंगोल आक्रमण। मंगोल कौन थे और यहीं से मंगोलों के बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि मंगोलों का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य, मंगोलों का भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इन चीज़ों पर मंगोलों का क्या प्रभाव पड़ा और दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उन्होंने मंगोलों से निपटने, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आई में पूछा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत की सीमांत नीति का विश्लेषण करिए, तो हम इसमें मंगोलों के साथ जो उनकी पॉलिसी है उसको डील करेंगे। हम बताएंगे कि मंगोलों का जो आक्रमण था, ये क्वेश्चन आप जीआई सर्टिफिकेट या हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपसे पूछ सकता है कि मंगोलों के आक्रमण का विश्लेषण करिए। मंगोल कौन थे या मंगोलों का भारत दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, संक्षिप्त चर्चा करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।